बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की मईशत में बेहतरी के दावों के बाद आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से भी शानदार खबरें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं। हर रोज कहा जा रहा है जी कि नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, जो मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। एक दिन में कारोबारी हजम के लिहाज से सबसे ज्यादा कारोबार का रिकॉर्ड जो है वो गुज़श्ता रोज कायम हुआ, जब खबरें आई कि मुल्क की तारीख में पहली बार एक दिन में 1 अरब 56 करोड़ हिस्से का जो कारोबार है वो हुआ है। हुकूमती वज़रा और मुशीर और मुआवनीन इन खबरों के बाद फूले नहीं समा रहे थे और फिर एक दिन बाद ही यानी आज के दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज बनने वाला रिकॉर्ड भी टूट गया। आज कारोबारी हजम गुज़श्ता रोज के मुकाबला 42% जायद रहा। स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन के अंदर 2 अरब 22 करोड़ से जायद शेयर्स की ट्रेडिंग की गई। मजमूई तौर पर 42 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। मार्केट में कम लागत वाले शेयर्स आज भी सबसे ज्यादा फरोख्त हुए। मईशत के माहिरीन इस सारी पेशरफ्त को बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में मजीद बेहतरी की नवीद भी सुना रहे हैं, जबकि चंद रोज कबल ही वज़ीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से पाकिस्तान की शरह नमू 3.94% रहने का इम्कान जाहिर किया गया था। कि बदतरीन जो तबाही उसने पूरी दुनिया में मचाई है, उसके बावजूद जो जीडीपी ग्रोथ के जितने टारगेट्स थे उससे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा और 4% के करीब हम जीडीपी ग्रोथ इंशाअल्लाह ताला अचीव करेंगे। मईशत मज़ीद मुस्तहकम होती रही। जो इकॉनमी है वो 3.94% से ग्रो कर रही है। अगला साल जो है 5% हमें ग्रोथ दिखानी चाहिए। हुकूमती दावे अपनी जगह, मगर बाज़ मुआशी माहिरीन 3.94% शरह नमू के दावों को गैर हकीकी नंबर्स करार दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि जुलाई के बाद जो नंबर्स आएंगे वो 3% से जायद नहीं होंगे। हुकूमत को इन नंबर्स पर नजरसानी करना पड़ेगी। बहरहाल हुकूमत की मुआशी टीम ही नहीं, खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी कुछ अरसे से मुआशी मामलात पर काफी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत की मुआशी कामयाबियां गिनवा रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, मगर मीडिया पर बैठकर वो ये कहते हैं कि मायूसी फैलाई जाती है। आज सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा सीमेंट की सेल्स हुई। टोयोटा कह रही है इंडोस्पोर्टर्स कि 30 साल में सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं। टीवी पे भी बदकिस्मती से एक बड़ा नेगेटिव ही आता रहता है। वो लोग बेचारे मुझे कहते हैं जी हम टीवी नहीं देखते, हमें 2 गोली डिस्प्रिन खानी पड़ती है टीवी के देखने से पहले। वो कहते हैं जी ये भी हो गया तो तबाह होकर मारे गए। मईशत बेहतर हो रही है, मीडिया मायूसी फैला रहा है, मगर क्या करें, खुद हुकूमती इदारा शुमारियात जो अदाद-ओ-शुमार जारी करता है वो अदाद-ओ-शुमार ही ऐसे होते हैं कि सवाल करना ही पड़ जाता है। एक तरफ हुकूमत की मईशत में बेहतरी के दावे हैं तो दूसरी तरफ इदारा शुमारियात की जानिब से सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट सर्वेस हैं। बराए साल 2019-2020 एक सर्वे है जी, और वो कुछ मुख्तलिफ कहानी पेश कर रहा है। सर्वे में ये इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में 38% घरानों के मुआशी हालात पहले से बदतर हो गए हैं। सर्वे में 12% घरानों ने घरेलू मुआशी हालात पहले से बहुत ज्यादा बदतर करार दिए हैं। 26% घरानों के मुताबिक घरेलू मुआशी हालात पहले से बदतर हैं। 46% घरानों के मुताबिक घरेलू मुआशी हालात पहले जैसे हैं। मुल्क के 13% घरानों ने मुआशी हालात पहले से बेहतर करार दिए, जबकि सिर्फ 2% घरानों ने मुआशी हालात पहले से बहुत ज्यादा बेहतर करार दिए। घरेलू मुआशी हालात को बदतर करार देने वालों की तादाद सिंध में सबसे ज्यादा 29% है। इससे पहले इदारा शुमारियत का पहला इलेक्ट्रॉनिक सर्वे भी जारी किया गया था। यह सर्वे पाकिस्तान में समाजी मेयार जिंदगी से मुतालिक था, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 2% घराने जो हैं वो शदीद, जबकि 14% दरमियानी दर्जे की ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। इन सर्विस के अलावा मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स ही बताती हैं कि आम आदमी की कुव्वत खरीद कम हो रही है, जबकि बेरोजगार अफराद की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर मईशत में बेहतरी के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं तो फिर आम आदमी के मुआशी मसाइल आखिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आम आदमी को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है? अगर मार्केट में इतनी तेजी है तो पैसा बना कौन रहा है? महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है? लोगों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है? तनख्वाहदार तबका क्यों परेशानी का शिकार है? इसी पर जो है वो हम तफसील से आज बात करेंगे। आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब माहिर हैं मुआशी अमूर के। आज सुलैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सुलैरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। GDP 3.94% तक होगी
होगी। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, वज़ीर आज़म बहुत मुतमईन हैं, जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं वो सब अच्छा ही अच्छा बताती हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये क्या वाकई इसी तरह से है जिस तरह से बयान किया जा रहा है? क्या वाकई वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म की जो मुआशी टीम है उसकी पॉलिसीज रंग ला रही हैं और इस कदर रंग ला रही हैं? जी शुक्रिया। पहली चीज़ तो ये है कि वाक़तन जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। कोई भी इस वक्त इंडिकेटर देखते हैं, वो पेट्रोल की सेल है, वो डीजल है, सॉइल की सेल है, ट्रैक्टर्स की सेल है, गाड़ियाँ ही नहीं ट्रैक्टर्स उनकी सेल को आप देखें, आप बिजली की कंजम्पशन को देखें, तो ये वो सारी चीज़ें होता वो बहुत लो बेस और लो बेस का जो इफेक्ट है उसकी वजह से इस साल जो नंबर बेहतर है और वो कुछ परसेंटेज में जब देखते हैं तो बहुत नजर आते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह अगर कोविड की जो कंटेनमेंट है इस तरीके से रही तो आपके मई और जून के नंबर आने के बाद जुलाई में ये शायद 4% से बढ़ चुका होगा, क्योंकि पिछले साल के जब कंपेयर करेंगे तो पिछले साल तो लॉकडाउन था मई और जून में, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी हुई नहीं थी, कम से कम आपके 6। तो जब ये सारे इंडिकेटर्स आएंगे 3.94 से बढ़ ये कम से कम कोई 4.15। अच्छा सुलई साहब, दोबारा आपसे राब्ता करते हैं, आवाज़ जो है वो आपकी कट रही है। मुद्दा वही है कि एक जानिब ये कहा जा रहा है कि सब अच्छा ही अच्छा है, स्टॉक एक्सचेंज में अगर बात की जाए तो वहाँ पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन फिर एक आम आदमी जब ये तमाम खबरें सुनता है और ये हर जगह अब इसके हवाले से प्रोग्राम्स हो रहे हैं जी कि हमारी मईशत जो है वो बड़ी ऊपर जा रही है, तो एक आम आदमी जब ये बात सुनता है तो जेन्युइनली अगर उसके हालात उतने ख़राब होते हैं जितने के ख़राब हालात हैं लोगों के, तो उनके दिल दुख जाते हैं कि फिर हमारी सेहत पर, हमारे हालातों में क्यों फर्क नहीं पड़ा है, हम क्यों भूखे मर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बेसिक मुद्दा है। सुलैरी साहब, एक तरफ तो मईशत की बेहतरी का दावा, मैं वही नुक्ता उठा रही थी कि एक तरफ तो मईशत में बेहतरी का दावा, दूसरी तरफ इदारा शुमारियात के सर्विस कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, और लोग तो काफी अरसे से ही कह रहे हैं जिनकी बात सुनी नहीं जा रही, तो अब सर्विस ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 38% घरानों के मुआशी हालात पहले से बदतर हो गए हैं, 16% घराने गजाई किल्लत का शिकार हैं, गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों हो रहा है सब? जी तो जो मेरी पिछले अभी आपके सवाल का जवाब था वो तो शायद आपने पूरा सुन लिया कि मेरा ख्याल है कि ये नंबर जो है ये काफी रियलिस्टिक है। अच्छा। और जून में जाके ये शायद नंबर मजीद होंगे जब जुलाई अगस्त में आते हैं कि पिछले साल मई जून में लॉकडाउन था जिसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई नहीं थी। जब हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन करेंगे तो ये नंबर मजीद ऊपर जाता है। तो सेकंड जो आपने अभी बात की, जिस सर्वे का PSL पाकिस्तान सोशल मेजरमेंट सर्वे, ये इसका जो डाटा किया गया है ये इकट्ठा किया गया था अगस्त 2018 से लेके जून 2019 तक। तो आपकी बात से मैं महंगाई बढ़ी है, कोविड जैसे लोगों की कुव्वत जो है वो मुतासर हुई है, लेकिन जब सर्वे की जो बात कर रहे हैं जो प्रोपोर्शनल की, उसमें कोई हकीकत इस तरीके नहीं है कि वो सर्वे का डाटा जो है 2.5 साल पहले इकट्ठा किया गया था। CBS ने उसका एनालिसिस करके रिपोर्ट उसकी अब रिलीज की है। ये PSL जो है पिछला उससे 2013-14 में डाटा इकट्ठा किया गया था, ये हर 4 साल बाद डाटा इकट्ठा होता है। तो ये इन दोनों का आपस में ताकत नहीं। अच्छा, मईशत बेहतर हो रही है सुलैरी साहब, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, तो अवाम में ये जो रिकॉर्ड बन रहे हैं वो कब रिफ्लेक्ट होंगे? एक आम आदमी तो ये सवाल करता है ना कि भाई ये हमारा तो बल्कि और जो है वो दिल इस चीज़ के ऊपर दुख जाता है या हम और इस चीज़ के ऊपर परेशानी में आ जाते हैं कि आखिर ये किस दुनिया की बात हो रही है। ये वाकई हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात हो रही है जहाँ पर जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स इतने अच्छे बताए जा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, मुआशी हालात बड़े अच्छे हो रहे हैं, टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है, वज़ीर आज़म बहुत मुतमईन है। तो फिर सवाल फिर वही उठता है कि आखिर हमारा क्या कसूर है कि हमारी ज़िंदगी पर उसके कोई मस्बत असरात जो हैं वो नहीं पड़ते हैं? सुलैरी साहब, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है बेहतर हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ है। दूसरा होता है आपके माइक्रो इकोनॉमी जिसमें इन्फ्लेशन की तरफ शायद आपका इशारा है कि महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। महंगाई बढ़ने की 3 बुनियादी वजूहात हैं। एक वजह जो है वो
कमोडिटी ग्लोबल मार्केट में उसकी प्राइस इन चीज़ों की बढ़ रही है। अगर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही है पूरी दुनिया में, कोविड से रिकवरी के बाद तो पाकिस्तान में बढ़ेंगे। अगर एडिबल ऑयल की जो है बढ़ रही है तेल, वो पाकिस्तान में भी बढ़ेगी। अगर आपकी सोयाबीन की कीमत 70% बढ़ गई है पिछले 4 महीनों में, पाकिस्तान में उसका असर होगा। पोल्ट्री फीड की रेट बढ़ जाएंगे और प्राइस है वो बढ़ जाएगी। एक दूसरी वजह जो महंगाई की है, गवर्नेंस प्रॉब्लम्स है, वो अपनी जगह मौजूद है। यानी ये कहा जा सकता है कि आटा क्यों महंगा हो गया था या चीनी क्यों महंगी हो गई, वहां पे यकीनन की गुंजाइश है और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगी। 25 साल बहुत शुक्रिया आबिद क़य्यूम सिलेरी साहब, माहिर मुआशी अमूर हमारे साथ मौजूद थे और ये भी कह रहे हैं कि ये जो हैं बड़े रियलिस्टिक किस्म के फिगर हैं और चीज़ें जो हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। अभी जीडीपी के हवाले से अगर बात की जाए तो 3.94 तक होगी ये कहा जा रहा है और इसके मज़ीद बेहतर होने के इम्कानात जो हैं वो भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। एक अच्छी खबर जो इस बार, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं और मईशत के बेहतर होने की बात होती है तो ये सवाल उठते हैं कि आखिर किस तरह से एकदम से ऐसा क्या हो गया, या फिर वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी टीम ने ऐसा क्या जादू कर दिया जो चीज़ें जो हैं वो इतनी बेहतर होना शुरू हो गई। उसकी एक मतलब कुछ वजूहात हो सकती हैं जो ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स ही हमें बता सकते हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी अच्छी वजह और बड़ी पॉजिटिव चीज़ और एक बड़ी अच्छी खबर आवाम के लिए ये भी है कि इस बार जो है वो हमारी तमाम फसलें जो हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो बहुत अच्छी हैं। तो और हमें भी पता है कि हमारे यहाँ जो है वो 60% लोग जो हैं वो ज़राअत से मुंसलिक हैं और 60% लोग जब खुशहाल होंगे तो यकीनन जो ग्राफ है वो ऊपर ज़रूर जाएगा। तो ये इसको अल्लाह ताला की एक मेहरबानी भी कह सकते हैं कि फसलें जो हैं वो सारी इस बार हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और एक मुल्क जो 60% तक ज़राअत के ऊपर डिपेंडेंट होता है, अगर वहाँ पर फसलें बेहतर होती हैं तो यकीनन चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं। एक और अच्छी खबर जो आज हमें मिली वो ये कि आइंदा आने वाले बजट में शायद तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ा दी जाएंगी और अच्छा इजाफा जो है वो तनख्वाहों में होगा। और फिर ये भी हमारे इल्म में है कि अगर तनख्वाह एक बंदे की बढ़ती है तो उसके साथ फिर और जो बाकी चीज़ों के सर्कल्स हैं वो भी चलना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ती है और वो चीज़ें खरीदता है, चाहे वो ग्रोसरीज हो या चाहे कुछ और हो, तमाम चीज़ें, तो वो एक पहिया जो है वो चल निकलता है। तो ये भी एक उम्मीद की जा रही है। बातें तो जो हैं वो अच्छी की जा रही हैं, उम्मीदें भी अच्छी बांधी जा रही हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द जो हैं ये नीचे भी एक आम आदमी के ऊपर भी ये चीज़ें जो हैं वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएं। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भी एक अहम मुद्दे के ऊपर हमें बात करनी है और वहाँ मुद्दा है जी कि मुल्क भर में आपको भी पता होगा कि एक शोर है स्टूडेंट्स की जानिब से कि इम्तिहानात को जो है वो कैंसिल किया जाए। किस हद तक इसमें जो है वो सही है अपनी जगह पर जो तलबा हैं वो, और किस हद तक जो है वो स्कूल्स वाले या फिर हुकूमत के लोग जो हैं वो सही है कि इम्तिहानात तो होने चाहिए और वो फिजिकल ही होने चाहिए। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। के दौरान बच्चों के हीरो और बच्चों के वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले शफकत महमूद अब एकदम से जीरो बन गए हैं जी। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान तलबा वज़ीर तालीम शफकत महमूद को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का मुतालबा कर रहे थे। ट्विटर पर ट्रेंड्स चले, किसी ने शफकत महमूद को सुपरमैन बताया तो किसी ने बच्चों का गॉडफादर कहा, किसी ने स्पाइडरमैन तो किसी ने आयरन मैन। लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ कि इस साल इम्तिहानात लाजमी होंगे तो शफकत महमूद को हीरो, वज़ीर-ए-आज़म, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन कहने वाले जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर बुरा भला कहने लगे। ट्विटर पर कैंसिल ऑल एग्जाम से ट्रॉप ट्रेंड बन गया। वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वाराना तरबियत शफकत महमूद की ज़र सदारत 24 मई को होने वाले बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कमेटी का 29वां इजलास में ये फैसला किया गया था और इजलास के मुताबिक इस साल किसी भी तालिब इल्म को बगैर इम्तिहानात के अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, जिसके बाद महकमा हायर एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल फाइनल कर लिया है। पहले मरहले में 12वीं जमात के इम्तिहानात 26 जून से शुरू करने का फैसला हुआ है। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड 26 जून से 12वीं जमात के इम्तिहानात मुनाकिद कराएंगे और 15 रोज बाद मैट्रिक के इम्तिहानात जो हैं वो मुनाकिद किए जाएंगे। 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात सितंबर में होंगे। 2 रोज में इम्तिहानात की डेट शीट भी जारी होने का इम्कान है। ओ लेवल और ए लेवल के जो इम्तिहानात उनके हवाले से आज वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से ट्वीट में ये बताया गया है कि हमने आज ब्रिटिश काउंसिल को एक NOC जारी किया जिसकी वजह से वो 26 जुलाई से 16 अगस्त तक 6 अगस्त तक ओ लेवल के खसूसी इम्तिहानात जो हैं वो मुनाकिद कर सकेंगे। इन इम्तिहानात से ओ लेवल के तलबा को सितंबर में ए लेवल और FA FSC की तैयारी का जो है वो मौका मिल सकेगा। जुलाई में इस किस्म का इम्तिहान बेमिसाल है और मुझे खुशी है कि कैम्ब्रिज इसका एहतमाम जो है वो कर रहा है। इम्तिहानात के
کے اعلان کے بعد بچوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک شدید قسم کا غم و غصہ پایا جا رہا ہے. مختلف شہروں میں اسٹوڈنٹس امتحانات ملتوی کروانے کے لیے ریلیاں نکال رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. گزشتہ روز لاہور میں لبرٹی چوک سمیت گجرانوالہ اور ڈی جی خان میں بھی طلبہ کی جانب سے احتجاج کیا گیا, جس میں ان کا یہ موقف تھا کہ اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز کافی عرصے سے بند ہیں. آن لائن پڑھائی ہمارے لیے کافی نہیں ہے. موجودہ صورتحال کے باعث ذہنی سکون نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی پر توجہ نہیں دے سکتے, لہٰذا تمام پیپرز جو ہیں ان کو کینسل کیا جائے. احتجاج کے بعد سے ٹویٹر پر کینسل آل ایگزامز کا ہیش ٹیگ جو ہے وہ ٹرینڈ کرنے لگا اور اب تک 38,000 سے زائد اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیے جا چکے ہیں. طلبہ کی جانب سے آئندہ منعقد ہونے والے امتحانات کے حوالے سے طرح طرح کی تعویلیں دی جا رہی ہیں, جیسے کہ اگر تیاری گھر میں ہو سکتی ہے تو کالج اور اسکول کیوں بنے تھے. 2 مہینے کی آن لائن کلاسز کے بعد امتحانات بھی آن لائن ہونے چاہیے. یہاں تک کہ بچوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ شفقت محمود صاحب بنا کا مسئلہ نہ بنائیں. دوسری حکومت کے اتحادی اور کاف لیگ کے رہنما مونس صلاحی نے شفقت محمود کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزارت تعلیم کو وزارت ڈیٹ شیٹ کا نام دینا چاہیے. طلبہ کو سنے بغیر امتحانات کی ڈیٹس آگے پیچھے کرنے کے سوا وہاں ہو کیا رہا ہے. کرونا کے اثر سے تعلیم کے بچاؤ کی پالیسی, نہ طلبہ کو تعلیمی بحران سے نکالنے کا پلان, بغیر تیاری امتحانات طلبہ کی پریشانی کا مزید سبب. ایک اور ٹویٹ میں کرونا کے دوران حکومت کے تعلیمی پلان پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب کروڑوں پاکستانی طلبہ میں صرف 15% طلبہ کو ہی یہ موقع مل سکا کہ وہ جو ہیں ان کی دسترس ہو سکے آن لائن کلاسز میں, پھر ایک اور پرسنٹیج, بلکہ میں آپ سے ایک ٹویٹ جو ہے وہ مونس صلاحی صاحب کا ہم نے ذکر کیا تو میں وہ ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور مونس صلاحی صاحب اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب کروڑوں پاکستانی طلبہ میں سے صرف 15% طلبہ کو آن لائن ایجوکیشن ملے, صرف 24% دیہات میں انٹرنیٹ ہو اور صرف 17.2% گھروں میں کمپیوٹر لیپ ٹاپس ہوں, تو پھر ان سہولیات سے محروم جو 85% یعنی 85% جو پاکستانی طلبہ ہیں وہ کیسے آن لائن پڑھیں اور امتحان بھی کیسے دیں. طلبہ اور اساتذہ کی ضرورت فوری اور فری انٹرنیٹ سہولت, یعنی جو وسائل تھے ان کے اوپر ہمیں پہلے جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت تھی. اور مجھے بالکل بجا لگ رہی ہے ان کی یہ بات کہ اگر طلبہ اب اس حوالے سے جو ہیں وہ بہت زیادہ اگریسو ہیں یا شور مچا رہے ہیں, ان طلبہ کو تو ہم نہیں کہیں گے جن کے پاس یہ سہولیات موجود تھیں, لیپ ٹاپ, انٹرنیٹ, یہ تمام چیزیں, لیکن ان کی پرسنٹیج بہت کم ہے. لیکن ان طلبہ کا کیا جو کہ سکولز بھی نہیں جا سکے اور جن کے پاس نہ لیپ ٹاپ تھے, کمپیوٹرز تھے اور پھر ان کے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, آن لائن کلاسز تک کوئی رسائی نہیں تھی, تو وہ طلبہ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ ہمیں صحیح نظر آتے. بہرحال یہ تمام جو مدعا ہے اس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کاشف مرزا صاحب, صدر ہیں اور پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ کاشان احمد, کیونکہ اسٹوڈنٹس کی جو اس وقت ہے وہ ان کو لینا بہت ضروری ہے کہ ان کی طرف سے کوئی آ کر بولے اور بتائے کہ ایکچولی اسٹوڈنٹس کے جو ہیں وہ کیا مسائل ہیں. اچھا, ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں جی کاشان احمد صاحب, ٹھیک ہے, صحیح. کاشان, آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اسٹوڈنٹس کے ہیرو ہوا کرتے تھے شفقت محمود صاحب, جب انہوں نے جو ہے وہ چھٹیاں دے دیں, اسکول بند کر دیے, آن لائن کے اوپر آ گئے, بڑا آپ لوگ خوش تھے. میرے خیال میں شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پھر کانسیکوینسز آخر میں جا کر کیا ہو سکتے ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ امتحانات کو اناؤنس کرتے ہیں تو وہ ایک دم سے زیرو ہو جاتے ہیں. اب کیا کنسرنز کیا ہیں آپ کے؟ جی کاشان, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ نے میرا سوال سن لیا ہے؟ جی میں نے آپ کا سوال بالکل سن لیا ہے. سب سے پہلے تو میں نیو نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کی آواز کو اس لیول تک اٹھایا اور اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم تک ہماری آواز کو پہنچایا. اچھا, آپ کا جو کوشچن ہے اس کا آنسر یہ ہے کہ ہمیں جب آن لائن پڑھایا جاتا ہے تو پیپر بھی آن لائن ہی لیے جائیں, کیونکہ جب پیپر جو ہے فزیکل پڑھائے جاتے, جب ہمیں پڑھایا جاتا ہے فزیکل تو میرے خیال ہے کہ پیپر بھی پھر فزیکل ہی لیے جائیں, کیونکہ جب آن لائن پڑھاتے ہیں تو بہت سارے کوشچن ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ جو ہے ٹیچر سے ریز نہیں کر پاتے اور ٹیچر بھی اس کو جو ہے اس طریقے سے آنسر اس کا پرووائڈ نہیں کر پاتے. تو میری گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل ہے کہ اگر پیپر جو ہے وہ فزیکل لیے جا رہے ہیں تو پڑھایا بھی فزیکل جائے, اور اگر آن لائن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پیپر جو ہے آن لائن ہو تو پڑھایا بھی آن لائن جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو ہے اسٹوڈنٹس ایسے علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں جہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے اور جہاں سے انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت مشکل سے لوگوں کو جو ہے اویلیبل ہوتا ہے. صحیح ہے. تو بہت مشکل سے لوگوں نے جو ہے وہ پڑھا ہے اور اب پیپر آن لائن دیں گے تو ان کے لیے بہت مسئلہ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا.
تو اس وجہ سے میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ اگر جو ہے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ آن لائن کلاسز ہوں تو پیپر بھی پھر فزیکل ہی لیے آن لائن ہی لیے جائیں، سوری، ٹھیک ہے. اگر پڑھایا آن لائن ہے تو پیپر بھی آن لائن ہے، اگر پڑھایا فزیکل ہے تو پیپر بھی فزیکل ہی لیے جائیں. اچھا، اس سے جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ بچوں کے مارکس پہ پڑتا ہے، سب سے بڑا امپیکٹ بچوں کے مارکس پہ پڑتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا کاشف مرزا صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ سے کچھ سوال علیحدہ سے کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اسی چیز کو جو ہے وہ اس کا جواب دے دیں کہ کہاں تک جو ہے وہ کاشان صاحب کی بات ٹھیک ہے. وہ یہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کی طرف سے کنسرن اٹھایا ہے، انہوں نے جو ان کا مسئلہ ہے وہ بیان کیا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اس کا جواب دیں کس حد تک وہ درست ہیں اپنی بات میں کہ اگر پڑھایا آن لائن گیا ہے تو پھر امتحانات بھی آن لائن ہی ہونے چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کو آپ جب فزیکلی آپ ٹیچر کے سامنے موجود ہوتے ہیں تو کھل کر پوچھ لیتے ہیں، اور جب پڑھایا آن لائن ہے تو پھر فزیکل امتحانات جو ہے وہ نہیں لینے چاہیے. یہ کنسرن ہے ان کا. میں چاہوں گی پہلے آپ اس کا جواب دے دیں. دیکھیں، جہاں تک تو بچوں کا جو ایک پوائنٹ ہے کہ جو پڑھایا ہے ہمیں تو آن لائن ہونا چاہیے. اس کا جو پہلا پورشن ہے کہ جو پڑھایا گیا آن لائن، یہ ایک بہت بڑی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور میں اس حوالے سے مکمل طور پہ اپنے تمام بچوں کو سپورٹ کرتا ہوں کہ آپ کا 86% پاکستان کا جو بچہ تھا اس کے پاس آن لائن فیسلٹی ہی نہیں تھی. تو یہ بہت بڑا ظلم ان کے ساتھ ہوا کہ یہ تو ان شاید 14% جو علیگ طبقہ تھا ان کی اولادوں کے پاس ایسی ایکسیس تھی، تو ان کو تو شاید یہ گورنمنٹ جو ہے ان کی اپنی اولادیں بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتی، تو ان کا تو انہوں نے بھرپور خیال رکھا. لیکن جو 86% ایک عام انسان، عام پاکستانی کی اولاد تھی، اس کے لیے بیچارے کے لیے تو کوئی اپرچونٹی نہیں تھی. لہٰذا یہی وجہ تھی کہ آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ کے بھی کئی پروگرامز میں ہم نے یہ بات کی کہ فزیکل کلاسز بہت ضروری ہیں، ہونی چاہیے، تعلیمی اداروں کو کھلنا چاہیے اور ایس او پیز کے مطابق آپ اس پہ عمل درآمد کریں. پھر دوسری چیز یہ تھی کہ ہمارا پرائم منسٹر یونیورسٹی کا چیئرمین میں تمام وزراء تعلیم نے کہا کہ تعلیمی اداروں سے کووڈ نہیں پھیلا اور بہترین ایس او پیز پہ عمل درآمد ہوا. 2 لاکھ سے زیادہ رینڈم ٹیسٹنگ ہوئی، ہمارے کوئی کووڈ کا جو صورتحال سامنے نہیں آئی. 18 منتھ ہونے کو آ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا الحمدللہ بچوں کے اندر یہ نہ ہونے کے برابر ایلیمنٹ سامنے آیا. وہ یونیسیف نے کہا، WHO نے کہا کہ 5 لاکھ میں سے محض جو ہے وہ ایک بچے کا متاثر ہونے کا خدشہ. اور یہ ہم نے دیکھا بھی کہ ہم ایک ایسے کنٹری میں رہتے ہیں انفارچونیٹلی یہاں پہ 17 لاکھ ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہر سال اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، اور ان میں سے 1 لاکھ بچے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں مختلف ڈیسیزز کی وجہ سے، اور ان میں وائرل انفیکشن بھی شامل بہت بڑی تعداد میں. تو ہمیں تو تیار ہونا چاہیے تھا نا. اس میں گورنمنٹ کے پاس انفراسٹرکچر آج بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں ہوگا. اب آ جاتے ہیں دوسرے ٹاپک کے اوپر کہ ایگزام ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. صحیح ہے. لاسٹ ایئر بھی ایگزام نہیں کیے تھے اور ان میں کہا گیا جی 9th کی بیس کے اوپر 10th کا ایگزام کی دیں گے، فرسٹ ایئر کی بیس کے اوپر سیکنڈ ایئر، اور ایسا ہی او اینڈ اے لیولز کے لیے کیا گیا. لیکن ہوا کیا انفارچونیٹلی جن تعلیمی اداروں نے خاص طور پہ یہ جو ایشو آیا او اینڈ اے لیولز کا برٹش کونسل کے حوالے سے، انہوں نے جب گریڈنگ کی تو اس کے اندر جو شفقت محمود صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ اس میں گریڈنگ تعلیمی اداروں نے زیادہ کر دی، جس کی وجہ سے ریاکشن برٹش کونسل کی طرف سے بھی آیا اور انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ہم کتنی دیر تک اس طرح چلا سکتے ہیں؟ جس طرح بھی یہ اس بچے نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے موسٹلی بچوں کے پاس تو آن لائن فیسلٹی نہیں، تو پھر یہی بات وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے پاس آن لائن فیسلٹی نہیں، وہ ایگزام پھر آن لائن کیسے دیں گے؟ صحیح ہے. یہی وجہ تھی کہ ہماری جتنی بھی سپیریئر کورٹس تھی، ہائی کورٹس تھی، جب یہ ریٹیں ہمارے بچوں نے مختلف صوبوں میں کی، لاہور ہائی کورٹ ہوئی، اسلام آباد ہوئی، کراچی ہائی کورٹ ہوئی، لیکن ہائی کورٹس نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنی نسلوں کے 50 لاکھ ہمارا بچہ ہے جو اپیئر ہوگا اس سال، پچھلے سال بھی ہونا تھا، اب اس سال دوبارہ ان کو وہ موقع مل رہا ہے. 81,000 بچہ او اینڈ اے لیولز کا تھا. تو یہ سب کے سب بچے جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایگزام نہ ہو. جو اکثریت ہے وہ چاہتی ہے جس طرح بھی انہوں نے پڑھنا ہے، اور سب سے بڑی بات خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آن لائن فیسلٹی نہیں ہے، تو وہ کیسے بھی وہ ان سب کے ایگزام کیسے آن لائن کیے جا سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں. دوسری بات، آپ کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. ہمارا ایگزامینیشن سسٹم، ایجوکیشن سسٹم اتنا زبردست نہیں ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنل ریکگنائز ہو. اور اگر جس طرح یہ لاسٹ ایئر ہوا ہے، اگر اس سال بھی ہم اس طرح کریں گے
तो आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते ना, इस साल तो पिछड़े वही बच्चे जिनका बहरहाल बहुत ही एक तवज्जो तलब किस्म का मसला है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मुस्तकबिल इससे जुड़े हुए हैं। एक और पहलू शायद जिसकी तरफ से शायद ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं है, एक जहनी सेहत के हवाले से एक पहलू है कि जिस जहनी अजियत का शिकार हैं स्टूडेंट्स, वो भी एक बड़ा अहम पहलू है कि किस तरीके से हमारी आने वाली जो नई नस्ल है वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है। इस मुद्दे को लेकर के दोनों पार्टीज को अगर सुना जाए तो अपनी अपनी जगह जो चीज़ें हैं वो किसी हद तक दुरुस्त मालूम होती है। जिस तरह कि काशान ने हमें कहा कि अगर पढ़ाया ऑनलाइन गया है तो इम्तिहानात भी ऑनलाइन लिए जाएं। काशिफ मिर्जा साहब ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ी, जैसा कि मैंने भी कहा कि 85% बच्चों के पास इंटरनेट की सहूलत ही मौजूद नहीं है, ऑनलाइन की सहूलत ही मौजूद नहीं है, तो फिर उनके इम्तिहानात जो है वो किस तरह से होंगे। बहरहाल इसका एक वाज़े और जामे हल जो है वो जल्द अज जल्द निकलना चाहिए। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात होगी क्रिकेट की। वेलकम बैक जी। खेल के मैदान से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। सहराओं के देश मुत्तहदा अरब अमारात में PSL की रौनकें जो हैं वो सजने को बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तान से तकरीबन 200 से ज़ायद खिलाड़ी और ऑफिशियल्स खसूसी चार्टर्ड तैयारों से अबू धाबी पहुंच चुके हैं और इससे पहले एक के बाद एक रुकावट खड़ी हो रही थी जो हमने देखा था और बड़ी मायूस कुन थी क्रिकेट फैंस के लिए। PSL का इनेकाद मुश्किल में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मुत्तहदा अरब अमारात के हुकाम की जानिब से प्रवाजों को लैंडिंग की इजाज़त न देने की वजह से मसाइल भी खड़े हो रहे थे। मुंबई और जोहानिसबर्ग से आने वाली चार्टर्ड फ्लाइट को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद PCB ने मुतबादिल ब्रॉडकास्टर्स जो थे उनसे राब्ते भी शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के अमाराती हुकाम से राबतों के बाद ये मामला अब हल हो गया है और अमाराती हुकाम ने जनूबी अफ्रीका से आने वाली खसूसी प्रवास को लैंडिंग की इजाज़त दे दी है। जनूबी अफ्रीका से आने वाली प्रवास में भारतीय और जनूबी अफ्रीकी शहरी शामिल हैं जो कि PSL में ब्रॉडकास्ट के मामलात देखेंगे। अब गैर यकीनी के बादल छट चुके हैं मगर एक मसला अभी भी दरपेश है। कराची के होटल्स में मौजूद कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद और कराची किंग्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर समेत 25 अफराद को अब तक वीज़े नहीं मिल सके हैं। जिन खिलाड़ियों को अभी वीज़े नहीं मिल सके उनमें मुल्तान सुल्तान्स के आसिफ आफरीदी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के उमर अमीन, इस्लामाबाद यूनाइटेड के मोहम्मद मूसा, लाहौर कलंदर्स के जैद आलम और ज़ीशान अशरफ भी शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि पाकिस्तान में बाकी रह जाने वाले तमाम अफराद को वीज़े मिलते ही चार्टर्ड फ्लाइट को हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान अगले 2 रोज़ में कर दिया जाएगा। PSL 6 में मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाने थे। इब्तदाई 14 मैचेस पाकिस्तान में मुकम्मल हो चुके हैं और बकिया मैचेस का जो शेड्यूल है वो जल्द ही हमारे सामने आ जाएगा। क्रिकेट फैंस के लिए यकीनन ये एक बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन क्या अब सारे मामलात कंट्रोल में हैं या फिर कुछ और मजीद मुश्किलात भी जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं? इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी इरफान ज़हीर साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और ख़ास तौर पर अंदर की खबरें जो हैं वो PCB के हवाले से या क्रिकेटर्स के हवाले से उनके पास होती हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 200 से ज़ायद ऑफिशियल्स लोग जा चुके हैं, 25 के करीब लोगों को वीज़ाज़ नहीं मिल रहे हैं, फिर कुछ इस तरह की हर्डल्स भी आ रही थी कि जनूबी अफ्रीका से आने वाली फ़्लाइट को लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिल रही थी, लेकिन वहाँ से भी अच्छी खबर है कि इजाज़त अब जो है वो वहाँ पर मिल चुकी है। कैसे मुमकिन हो रहा है ये सब कुछ, और मुझे ये बताएगा कि मुमकिन तौर पर क्या, क्योंकि हमने देखा कि एक हर्डल्स का एक सिलसिला था जो एक के बाद एक और फिर उसके बाद दूसरा शुरू हो जाता था मुसीबतों का, अभी तो कोई मुमकिन ऐसी हर्डल नहीं है जो मजीद होगी और फिर इस इवेंट को कोई खतरा हो सकता है? जी बड़ा सारा पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जितने उनके लोग थे, ब्रॉडकास्टर की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं हम, तो उनका मसला ये आ रहा था कि उनकी लैंडिंग का परमिशन का मसला था। सही है। अब उसमें जो यूएई की स्टेट्स हैं वो डिफरेंट वेरी करती हैं, क्योंकि यूएई सेपरेट आपको उनकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिफरेंट है, दुबई के डिफरेंट है, शारजा के डिफरेंट है। जो अबू धाबी क्योंकि कैपिटल है इसलिए उनकी पॉलिसी प्रोसीजर इंटायर डिफरेंट है। अच्छा, उसके लिहाज से अगर हम बात करें तो अभी भी उनका स्टांस यही है कि वो ब्रॉडकास्टर को यूएई वाले जो अबू धाबी की जो मैनेजमेंट है वो अलाउ नहीं कर रही। उनके लिए बात ये हो रही है कि जब रैसल खैमा में वो उनकी प्लेन लैंड करेंगे, लैंड की इजाजत मिलती है बट वो अबू धाबी में नहीं लैंड करेंगे या वो करेंगे दुबई में। इन दोनों में से वो किसी जगह पे लैंड करेंगे और अपना क्वारंटाइन पीरियड जो है 10 डेज का वो उधर पूरा करेंगे। अच्छा, अब इसमें फर्दर जाने की चीज ये है कि PCB ये कह रही है कि हम 4th या 5th को इसको कंटिन्यू करें। अगर वो अपना 10 डेज का पीरियड पूरा करते हैं तो शायद फिर PSL थोड़ा सा और आगे जा सकता है। PCB इस टाइम ये काविशें कर रहा है, पूरा उनका रोल ये प्ले कर रहा है कि इनको हम किसी तरह ये जो टाइम पीरियड है वो इससे कम शुरू हो जाए, ताकि अगर वो लेट्स सपोज दुबई में या रसल खैमा में लैंड करते हैं और वो स्टे उधर ही क्वारंटाइन पीरियड उनका होता है तो ये टाइम भी काउंट हो जाए
और वो भी जो रिमेनिंग डेज है वो उसमें पूरे होते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी जो 25 कुछ प्लेयर और जो टीम स्टाफ है जिनका वीज़ा 25 का रहता है, इन लोगों का भी सेम केस ऐसा ही है। इनका पीसीबी का स्टांस ये है कि जो 3 दिन से ऑलरेडी क्वारंटाइन के अंदर हैं और ये जो जब भी वो यूएई ट्रैवल करेंगे, इनके 7 डेज का जो क्वारंटाइन पीरियड है वो उसी के अंदर शामिल किया जाए, ताकि वो जैसे ही 7 डेज या 10 डेज का टाइम पूरा हो, साथ वो प्रैक्टिस के अंदर आ जाए और साथ ही पीएसएल का 4 या 5 जून से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पीसीबी ने इसको करना ये हर हाल में कि ये 20 तक इसको एंड करना है, सही, क्योंकि 22 या 23 को फिर पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड के ठीक लिए है, ट्रैवल करना है। ठीक तो ठीक हर्डल्स है, जैसे आपने इंट्रो में कहा बहुत ज्यादा सबको एड्रेस करना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और ये क्रिकेट का एक बड़ा इवेंट, क्रिकेट शायकीन की नज़रें इसके ऊपर लगी होती हैं। क्रिकेट शायकीन बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। हमें पता है कि शायकीन ग्राउंड में तो अलाउड नहीं है, लेकिन अपनी टीवी स्क्रीन्स पर जो है वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरीके से ये इवेंट हो, और एक जोश और बलबला हमें पता है किस इवेंट के हवाले से होता है। तो वी होप कि अब जो हर्डल्स हैं उनको मैनेज कर लिया जाएगा और ये इवेंट जो है वो हो जाएगा किसी तरीके से। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।